सीएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक कराऊंगा। मिशन हम लोगों का सक्षमता परीक्षा शिक्षक के लिए जो ली जा रही है उसका सिलेबस कम से कम समय में आप लोगों के बीच रखना है, जिससे आप लोगों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। उसी संदर्भ में आज मैं टीआरई फर्स्ट के पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? देखेंगे, इसका 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 30 से 35%, दूसरा 10 से 15%, तीसरा 20 से 35%, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 कीवर्ड आते हैं। भारत की वयस्क आबादी। आजादी से पहले सभी को मत देने का अधिकार हमारे देश में नहीं प्राप्त था। उस समय 3 तरह के लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त था। 3 तरह का क्राइटेरिया था, जिसमें पहला क्राइटेरिया था 21 वर्ष के पुरुष या महिला या उससे ज्यादा उम्र के जो थे उसको मत देने का अधिकार था। और दूसरा था संपत्ति। जिसके पास संपत्ति था वो मत दे सकता था, और जिसके पास संपत्ति रहेगा वही कर चुकाएंगे। तो कर चुकाने वाले, संपत्ति रखने वाले और 21 वर्ष से ज्यादा महिला पुरुष, ये 3 तरह के लोगों को मतदान संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो इसके अंतर्गत 10 से प्रतिशत, तत्कालीन समय में 10 से 15% आबादी इसके परिप्रेक्ष्य में आते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 10 से 15%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। चारों का डेट दिया हुआ है, ईस्वी सन, उसको मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको डेट याद रखना होगा। जैसे विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में, दहेज निषेध आया था 1961 में, समान पारिश्रमिकी अधिनियम आया 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम आया 1986 में। अगर इसके परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम लाने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि समाज में विवाह को लेकर इतनी तरह की कुरीतियां समाज में फैली थी। दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के जुल्म किए जाते थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लाया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 6-7 साल बाद, 54 के बाद 61 में दहेज निषेध अधिनियम लाया गया। फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूर वर्ग को जो सही मजदूरी नहीं मिलती है
या महिलाओं और पुरुषों में जो पारिश्रमिकी में विभिन्नता पाई जाती है, अगर कहीं महिला को 300 मिल रहा है तो पुरुष को 500 या 600 रुपये मिल रहा है, तो इस असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1976 में समान पारिश्रमिकी अधिनियम लाया गया था। और चौथा है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस प्रकार से इसका अगर हम लोग मेल करेंगे तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माण त्रिसभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? क्वेश्चन में वैरायटी है, तैयारी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आप सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं तो उसको करना मुश्किल है, आपको डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का परिप्रेक्ष्य जो लिया गया है संविधान निर्मात्री सभा मिलने से बहुत पहले। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले स्वीकार कर लिया गया था। इसका परिप्रेक्ष्य शुरू होता है सन 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक संविधान मसौदा तैयार किया जा रहा था। उस मसौदा को तैयार करने के बाद 1931 के कराची अधिवेशन में उस मसौदे पर बहस हुई और उससे निकल के 3 तरह के फैक्ट सामने आए, जो कि ये तीनों ऑप्शन में दिया गया है। पहला था अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण देना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये तीनों उसी से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? भारत का जो प्रस्तावना है संविधान का, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में एक समिति बनी। उस समिति के द्वारा प्रस्तावना तैयार किया गया। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, संविधान का मुख्य पत्र कहा जाता है। यहां क्वेश्चन है बंधुत्व, कि बंधुत्व की परिकल्पना कहां है। अगर हम बंधुत्व के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति में बंधुत्व को प्राथमिकता दी गई थी और वहीं से बंधुत्व की परिकल्पना भारत के संविधानविदों द्वारा ग्रहण किया गया था और उसको परिकल्पना संविधान में प्रस्तुत किया गया। तो बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? नागरिकों को न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, 4 में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बंधुत्व का मतलब क्या होता है? देश में भाईचारा को कायम रखना, देश के विभिन्न समुदायों को एक
जुट में एकजुट करके रखना। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखना और देश की एकता और अखंडता को, तो तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ऑप्शन है, एक एनवी रमना, दूसरा दीपक मिश्रा, तीसरा रंजन गोगोई और उपयुक्त में से कोई नहीं है। पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा। इसका परिप्रेक्ष्य जो है, इसका आंसर तो होगा एनवी रमना। इसका परिप्रेक्ष्य जो है, एनवी रमना उस समय सीजीआई थे, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिस समय उन्होंने ये बात बोले थे। भारत सिंगापुर मध्यस्थता समझौता ज्ञापन हुआ था 2021 में। उस समय के सीजीआई थे एनवी रमना और उस वक्त इन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उन्होंने यह वक्तव्य इसलिए दिया कि उनका मानना था उस समय में लगभग 45 लाख मुकदमेबाजी लंबित थे जिस पे निर्णय लेना बाकी था। तो अभी भी वर्तमान में भी हमारे देश में लगभग लाखों की संख्या में मुकदमा लंबित है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उस समय के सीजीआई एनवी रमना द्वारा यह बात कही गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर है मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह मुख्यतः विभिन्न कार्यकाल में विभिन्न सरकारों द्वारा दिए गए कुछ नारों का संग्रह है इस क्वेश्चन में। जैसे गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। किन किन सरकारों द्वारा ये सब नारे दिए गए थे? तो गरीबी हटाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1971 में दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल सरकार द्वारा 1977 में दिया गया था, क्योंकि 77 से पहले 1975 में देश में संविधान की विफलता के लिए जो लगाया गया था, उस परिप्रेक्ष्य में 1977 में जनता दल सरकार द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। जोतने वाले को भूमि, यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, वाम मोर्चा की सरकार द्वारा दिया गया था। जबकि तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एनटी रामाराव द्वारा आंध्र प्रदेश में यह नारा दिया गया था। इस प्रकार से अगर हम इसका मिलान करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका आंसर होगा 1 का 2, 2 का 1 का 2, 2 का 3, सी का 1 और डी का 4। इस तरह से तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था?
ये पहला है लेटर्स परसेनेज, दूसरा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तीसरा है माय थॉट्स और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोंटेस्क्यू द्वारा द स्पिरिट ऑफ द लॉज किताब में पृथकता का सिद्धांत दिया, पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। और ये पृथक्करण का सिद्धांत उन्होंने 1748 में प्रस्तावित किया था। और इनका मानना था कि सरकार का जो होता है 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को अपने अपने क्षेत्र में अपने कामों को करना चाहिए, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक माय थॉट्स है, ये मनीष गुप्ता का बुक है। लेटर्स परसेनेज, इसका भी कोई यूरोपीय ही लेखक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन टीआरई 1 के अंतर्गत पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी में से दूसरे परिप्रेक्ष्य में और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक से लगाइए और पढ़िए। आठवां क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 3 डेट दिए हैं, 93, 91, 92। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 92। क्यों? जब सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया 13 अगस्त 1990 को कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, तो कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और उसकी सुनवाई चलती रही 92 तक, और 92 में जाके उसमें निर्णय दिया गया कि आरक्षण दिया जाए। कुछ उसके प्रावधानों को रोका गया, जबकि और प्रावधानों को दिए जाने का दिया गया, उसमें पारित किया गया। तो 1992 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की परिकल्पना मूलतः संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य की परिकल्पना रूस के संविधान से लिया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया था। उस समय में 10 मूल कर्तव्य थे, जबकि अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकार का यह दायित्व है। तो मूल कर्तव्य 11 है अभी, जिसमें से 3 को उठाकर इसमें दिया गया है।
प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान किसने मतलब किस सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करने के पीछे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, उसको कहीं न कहीं धरातल पर नहीं उतारा जा रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2001 में लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, क्योंकि उस समय स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम थी, और अगर जा भी रही थी तो जैसे पहला क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया, जाते जाते 3 से 4 5 जाते जाते उसमें बच्चों की संख्या घटती जाती थी, मतलब ड्रॉप आउट हो जाता था। उसी को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। तो इसको अगर हम रखेंगे तो यह आएगा, यह विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में निहित रहती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, जिसको OIC बोला जाता है, योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना जो है, इसको वर्ष 2005 में लाया गया था। 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 2005 में समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना को लाया गया था। इसको लाने का कारण था कि जो भी भारतीय प्रवासी भारत के बाहर रहते हैं, उसे कुछ विशेषाधिकार दिया जाए, जिससे कि उसको आने जाने में सहूलियत हो
और उसके तहत जितने प्रकार के पेपर वर्क होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी की जाए, जिससे उसको आने में सहूलियत हो। और बार बार वो आए, बार बार अगर वो आएंगे तो क्या होगा, हमारे क्षेत्र के पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, उससे हमारे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी। इसी को देखते हुए वर्ष 2005 में समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? यह सब ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी पॉलिटी पढ़े हैं तो इसको देखकर आप लगा सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक ताना बाना पे बुना हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि भारत में कठोर जाति व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से है, तो उसके लोप होने का क्या कारण है, मतलब उसमें कमी क्यों आई है? स्वाभाविक है, अगर साक्षरता शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि जितनी अनपढ़ता रहती है जाति व्यवस्था को उतना समाज में बढ़ावा मिलता है। लिटरेसी बढ़ते जाती है, साक्षरता बढ़ते जाती है, उसका दायरा घटते जाता है। तो ये हो जाएगा। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास के कारण भी होता है, और संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना के अंतर्गत भी इसको बढ़ावा दिया गया। तो तीनों, तो इसका असर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय जो है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद इस पे 4-5 समितियां भी बनी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1967 में 77 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में LM सिंघवी समिति। इस सभी की सिफारिशों को सुनने के बाद वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्यों को संपादन करने की शक्ति दी गई। और जब 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को कानून वैधता मिली, तो इसको 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। पहली बार जब 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, तो राजस्थान के नागौर से शुरुआत की गई थी, जबकि जब कानूनी मान्यता मिल गई तो 24 अप्रैल 1993 से इसकी शुरुआत सबसे पहले MP में की गई थी। और आज हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का परिप्रेक्ष्य, तो यहां पूछा जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसको लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार की परिकल्पना जो है हमारे देश में कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में मूलतः की गई है। मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात जहां तक है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। इसके संरक्षण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? वो रीट जारी करते हैं। रीट जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण। इस 5 के मदद से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। इस तरह से आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।